हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे कि हमने पिछली क्लास में जाना है कि आरक्षण क्या है, उसके बाद जाना हमने आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या है, हमने जाना कि आरक्षण का विकास कैसे हुआ, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में अपने चर्चा कर ली थी। ओके, अब हम बात करेंगे आगे। हमने पिछली क्लास में जाना कि इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अवधारणा दी थी? तो क्रीमी लेयर की अवधारणा दी थी। किसकी? क्रीमी लेयर। हम अब उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन क्रीमी लेयर के बारे में जानते हैं कि क्रीमी लेयर होती क्या। देखो, क्रीमी लेयर क्या है? ओबीसी में वह लोग जो सामाजिक वह शैक्षिक रूप से तो पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से तो पिछड़े हैं, लेकिन आर्थिक रूप से क्या है? आर्थिक रूप से साधन संपन्न है, साधन संपन्न है, और उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ओके, ये मतलब होता है क्रीमी लेयर का, यानी मलाईदाई परत का मतलब क्या होता है? जो वह वर्ग जो सामाजिक व शैक्षिक रूप से तो क्या है? पिछड़ा है, लेकिन आर्थिक रूप से वो क्या है? संपन्न है, तथा उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये उदाहरण कहाँ से आई है? तो ये उदाहरण आई है इंदिरा साहनीवाद से। कहाँ से आई है? इंदिरा साहनीवाद। कब हुआ था ये? तो 1992 में। ओके, कितने बेंच थी? तो 9 न्यायाधीशों की जज पीठ थी, जिसमें जजमेंट क्या था? 6:3 में। याद हो गए? चलो, अब देखो, जब ये इंदिरा साहनीवाद में हुआ तो इसी क्रिमिनल का पैमाना, क्रिमिनल का पैमाना तय करने के लिए एक समिति का गठन हुआ। इस समिति का नाम है रामानंदन समिति। क्या नाम है? रामानंदन समिति, जो गठित हुई थी 1993 में। कब गठित हुई थी? 1993 में। ओके, सुप्रीम कोर्ट की बात को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने रामानंदन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था क्रीमी लेयर के पैमाने की जांच करना। क्या उद्देश्य था? समिति का नाम क्या है? रामानंदन समिति। रामानंदन समिति। ओके, कब गठित हुई थी? तो 1993 में। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि क्रीमी लेयर में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होंगे, उसकी जांच करना। ओके, अब हम बात करेंगे रामानंदन समिति ने क्या क्या सिफारिशें दी थी, उसकी बात करेंगे अपन। तो देखो, आगे चले, समझ में आया यहाँ तक? चलो, अब हम बात करेंगे रामानंदन समिति ने क्या क्या सिफारिशें दी थी, उसकी बात करेंगे अपन। देखो, रामानंदन समिति ने कहा था कि वह व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे है, जो ग्रुप ए व ग्रुप बी की नौकरियां कर रहे हैं, वो क्या है? क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद और क्या कहा, उसके बारे में भी जानते हैं अपन। रामानंदन प्रसाद समिति गठित कब हुई थी? तो 1993। कब हुई थी? 1993 में। अब क्या क्या बातें बोली वो देखो आप। एक ही समिति ने सिफारिशें दी थी कि संवैधानिक पद पर कोई है तो, संवैधानिक पद कोई कोई नियुक्त है तो किसमें आएगा? क्रीमी लेयर में आएगा। इसमें कौन कौन शामिल है? आप खुद ही सब देख लो, संवैधानिक पद कौन कौन से होंगे। तो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज है, उसके बाद जितने भी आयोग है उसके अध्यक्ष सदस्य है। ओके, सभी संवैधानिक पद है। ओके, कौन कौन है? तो राष्ट्रपति आएगा, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, इसके बाद संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष, आयोग के
अध्यक्ष, सदस्य सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरी कौन सी? ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में जो भी नियुक्त थे, मतलब कि ग्रुप ए व ग्रुप बी में जो भी अधिकारी नियुक्त थे वो किस में आएंगे? इसमें आएंगे, वो आएंगे क्रीमी लेयर में आएंगे। ओके, फिर क्या बोला उन्होंने कि कोई पेशेवर है, पेशेवर व्यक्ति, जिसमें क्या आएंगे? डॉक्टर हो गए, डॉक्टर, वकील, डॉक्टर वकील आदि, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं अपन, इंजीनियर लिख सकते हैं अपन, डॉक्टर वकील इंजीनियर, ठीक है ना। जिनके परिवार की आय, जिनके परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक है। कितनी? 1 लाख से अधिक है। वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। और क्या बोला उन्होंने? और उन लोगों का सेना में जो कर्नल होते हैं ना, सेना में कर्नल या उसके ऊपर के पद, उसके ऊपर के पद, वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? तो भी आएंगे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। ये बात किसने बोली? रामानंदन समिति ने। कितनी पैसे बोले थे, कितनी इनकम होनी चाहिए? तो 1 लाख रुपए, ये ध्यान रखें। अब देखो, इसी इनकम को बार बार बढ़ाया गया, ठीक है ना। वो किसने बढ़ाया है उसकी बात करें अपन, तो देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये सारी बातें केंद्र सरकार ने क्या कर ली? मान ली, ठीक है। केंद्र सरकार ने सिफारिश क्या कर ली? स्वीकार कर ली। ओके, ध्यान रखोगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब फिर एक आयोग है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसे 2018 में संवैधानिक आयोग बना दिया। उसने क्रीमी लेयर की बार बार समीक्षा की है। ओके, पिछड़ा वर्ग आयोग, ओके। उसने क्या किया? क्रीमी लेयर के पैमाने की बार बार समीक्षा कर पैमाने को बढ़ाया है, पैमाने को बढ़ाया है। यानी कि जो रामानंद समिति ने जो सिफारिश दी थी, उसमें क्या क्या होना चाहिए उसको उसने बढ़ाया है। अब कब कब बढ़ाया था उसकी बात करें तो देखो, एक तो बढ़ाया था, देखो सबसे पहले देखो 1983 में आय कितनी थी? 1 लाख, ठीक है ना। उसे 2004 में कितना बढ़ा दिया? तो 2.5 लाख कर दी। कितना कर दी? 2.5 लाख। फिर 2008 में कितनी कर दी? तो 4.5 लाख कर दी, 4.5 लाख। उसके बाद देखो अब 2013 में वापस बढ़ाई थी, कितनी बढ़ाई थी? 2013 में 6 लाख कर दी। और अभी हाल ही में 2019 में कितनी कर दी है? 8 लाख आय कर दी है। ये बात ध्यान रखनी है अपन को, कहीं कभी भी एग्जाम में पूछ ले तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके, क्रीमी लेयर में अब कितने होने चाहिए इनकम आई? तो 8 लाख से अधिक होनी चाहिए। पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? और संपत्ति की बात करी है इन्होंने, ठीक है ना। संपत्ति की बात करी तो संपत्ति में देखो आप, संपत्ति में क्या बोला कि कृषि भूमि कितनी? कृषि भूमि अगर 5 एकड़ से अधिक है, 5 एकड़ से अधिक है। उसके बाद किसी सिटी में या फिर शहर में 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा आवासीय घर है, तो वो भी क्या है? क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। उसके बाद नगर पालिका है, नगर पालिका, ठीक है ना। उसमें देखो, एक तो है अधिसूचित, अधिसूचित, और एक है गैर अधिसूचित,
यानी कि एक होते हैं ना, अपन जब नगर पालिका अपना घर बनाते हैं तो उसे आवासीय भूखंड में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है ना, वही अधिसूचित भूमि होगी। तो कितनी भूमि होनी चाहिए वो, तो वो होनी चाहिए 109 गज। कितनी, 109 गज से अधिक होगी ना तो किसमें आ जाएगा, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं गैर अधिसूचित में भूमि कितनी होनी चाहिए, 209 गज। ओके, याद हुए। और आय कितनी होगी, 8 लाख से अधिक। ओके, अब आय में कौन कौन आएगा, आय में 18 साल से जो भी ऊपर है वो उस व्यक्ति, मतलब पूरी फैमिली में जो भी 18 वर्ष से ऊपर है उन सभी की आय जोड़ी जाएगी। अगर वो 8 लाख से अधिक है वार्षिक तो किसमें शामिल हो जाएगा, वो क्रीमी लेयर में शामिल हो जाएगा। ये बात किसकी कर रहे हैं अपन, सिर्फ ओबीसी की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ओबीसी की कर रहे हैं। अब देखो आगे चले अपन, अब देखो थोड़ी बहुत इसकी जानकारी ले लेते हैं अपन पिछड़ा वर्ग आयोग की। देखो पिछड़ा वर्ग आयोग को 2018 में, कब, 2018 में एक संविधान संशोधन किया गया था जिसका नाम था 102वां संविधान संशोधन। कौन सा, 102 अमेंडमेंट, ठीक है ना। इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो ध्यान रखना आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया। और ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि, ठीक है ना, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या बोले, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अब आगे चले, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो और क्या बात हुई थी इंदिरा साहनी बाद में। देखो इंदिरा साहनी बाद में एक तो कहा कि 50% की सीमा पार नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात बोली थी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ओके, उसकी बात करें अपन, देखो इसके बाद क्या क्या चेंज हुए उसके बारे में अपन जानते हैं। अब हम बात करेंगे पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति, प्रमोशन में आरक्षण की बात करें तो इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इंदिरा साहनी बाद में, इंदिरा साहनी बाद कब हुआ था, 1992 में। क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने बोला कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं, क्या बोला था, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, और क्या बोला कि जो बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड का नियम है उसमें भी सीमा कितनी नहीं होनी चाहिए, 50% से अधिक सीमा नहीं होनी चाहिए आरक्षण की। ओके, क्या बोला था, बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड नियम में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं, 50% से अधिक नहीं। ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने। अब तो क्या करना होगा, अब इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना होगा। तो जो केंद्र सरकार थी उन्होंने संविधान में संशोधन किए। कौन कौन से संशोधन किए उसकी बात करें अपन, तो देखो एक तो मेरा जन्मदिन आता है, उस दिन किया था 1995। एक किया था मेरे बाइक का बर्थडे है जिस सन है 2000, उसमें। ओके, एक साल बाद किया था 2001 में। ओके, कितने संशोधन किए थे, 3 संशोधन किए थे। एक किया था 1995 में, एक किया था 2000 में, एक किया था 2001 में। अब कौन कौन से किए थे वो देखो, इसमें किया था अमेंडमेंट, 77 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1995 में। अब देखो इसमें क्या कहा था इन्होंने, इन्होंने कहा था कि इन्होंने संविधान में आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा है, जोड़ा संविधान में 16(4)(a) जोड़ा। वो क्या कहा कि एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा। एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। ये बात जोड़ दी आर्टिकल 16(4)(a) में। ओके, कब, तो 77 अमेंडमेंट 1995 में। अब बात करते हैं अपन 2000 की, तो ये था अमेंडमेंट 81 अमेंडमेंट। कौन सा, 81 अमेंडमेंट। इसमें क्या बोला
इसमें बोला, इसमें एक और आर्टिकल जोड़ा, ठीक है ना। इसमें आर्टिकल जोड़ा था आर्टिकल 16(4)B, क्या जोड़ा? आर्टिकल 16(4)B जोड़ा। ओके, इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि जो बैग लोग कैरी फॉरवर्ड यूनियन है ना, उसमें 50% सीमा का पालन नहीं किया जाएगा, यानी कि सीमा नहीं रहेगी। क्या कहा? बैग लोग कैरी फॉरवर्ड में 50% की सीमा नहीं। ये बात किसने कही? तो ये हुई थी 81 अमेंडमेंट 2000 में, जिसमें आर्टिकल 16(4)B जोड़ा गया था। ओके, याद रखोगे। और फिर एक और अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, वो था 85। कौन सा था? 85th अमेंडमेंट। ओके, इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें 16(4)A था ना, उसी को और आगे बढ़ाया गया। आर्टिकल 16(4)A में और बढ़ाया गया। इसमें क्या कहा गया? SC व ST में परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू होगा। परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू होगा। ओके, समझ में आया? देखो, इंदिरा गांधी बाद में क्या बोला कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब बैक लोग कैरी फॉरवर्ड में 50% की सीमा पार नहीं होनी चाहिए। तो संसद ने क्या किया? संविधान में संशोधन किए। किन संशोधन किए थे? 2000, 1995, 2000 और 2001 में 77, 81 और 85 अमेंडमेंट। ओके, याद रखोगे। समझ में आया यहाँ तक? अब बात करते हैं अपन परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या है। ओके, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? मिटा दूं मैं? चलो, उससे पहले समझे अपन, उससे पहले अपन एक चीज और जान लेते हैं अपन कि ये जो सारी बातें हैं ना, देखो देखो, ये अमेंडमेंट हो गए। तो इन अमेंडमेंट के लिए जो ये अमेंडमेंट था ना 1995 वाला और 2000 वाला, ओके, इसको 2006 में नागराजवाद, कौन सा? नागराजवाद में मिली चुनौती। क्या मिली? चुनौती मिली। तो क्या सही माना या गलत माना? तो इन दोनों संविधान संशोधन को क्या माना? सही माना। 77th अमेंडमेंट एंड 81th अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? सही माना, यानी कि संवैधानिक माना। ओके, यहां तक बात समझ में आई? और क्या बोला उन्होंने? इन्होंने कहा कि अगर आप प्रमोशन में आरक्षण देते हो ना, तो 3 शर्तें मान्य हो। कौन सी शर्तें मान्य होगी? पदोन्नति में आरक्षण देना है। पदोन्नति में आरक्षण के लिए 3 शर्तें दी इन्होंने। कितनी शर्तें दी? 3 शर्तें दी। अब वो 3 शर्तें कौन सी है उसकी बात करें अपन, तो देखो, तीन शर्तें कौन कौन सी है वो देखो आप। एक तो 3 शर्त कौन कौन सी है? अगर SC व ST में पिछले अपन का आंकड़ा क्या करना, बताना होगा। SC ST का मतलब कि अनुसूचित जाति व जनजाति का जो पिछलापन का डाटा है ना, वो बताना होगा, प्रदर्शित करना होगा। क्या बोला? SC व ST के पिछलेपन का डाटा प्रदर्शित करना होगा, प्रदर्शित करना होगा। तो कौन करेगी? तो सरकार करेगी। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने कि SC ST का, SC ST का रोजगार में यानी सरकारी नौकरी में
प्रतिनिधित्व कम है, कम है, ठीक है ना। एससी एसटी का रोजगार में प्रतिनिधित्व क्या है, कम है, वह सिद्ध करना होगा, वह सिद्ध करना होगा। ओके। और तीसरी बात क्या शर्त थी, तीसरी शर्त थी प्रमोशन में जो भी आरक्षण दे रहे हैं उन आधारों के बारे में न्यायालय को बताना होगा, ठीक है ना। प्रोन्नति में दिए जाने वाले आरक्षण के आधारों को न्यायालय में अवगत, न्यायालय को बताना होगा, बताना होगा या फिर अवगत कराना होगा। ओके, ये बात हो गई 2006 में नागराज बाद में बोला था। उसके बाद क्या हुआ देखो अब, उसके बाद क्या हुआ, फिर हुआ था एक वाद, जनरल सी वाद। क्या, कौन सा वाद, जनरल सी वाद। कौन सा वाद, जनरल सी वाद। इन्होंने क्या बोला, ये वाद था 2018 का। इसने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोन्नति में जब आरक्षण दे रहे हो उसके लिए डाटा बताने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या बोला, ये मतलब जो भी शर्तें थी उन शर्तों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, याद रखोगे, समझ में आया यहाँ पर। लेकिन एक बात और बोली जनरल से बाद में, जनरल सिंह बोला कि एससी व एसटी को भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाए, को भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाए। ओके, लाया जाए। ओके, याद रखोगे जनरल सी बात में जो ये डाटा था वो क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है ना, कि डाटा एक बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सो एससी व एसटी पिछड़ेपन का आधार है, ये आपको डाटा बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ किस में, तो प्रमोशन में। ओके, याद रखोगे। चलो, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ 2018 में, जो मैंने बता दिया आपको कि पिछड़ा वर्ग को क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। उसके बाद 2019 में वापस 103वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था, ये बात मैं बार बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं वापस, कि जो ईडब्ल्यूएस है उसे 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा। ओके, यानी कि इसमें आर्टिकल 16, सॉरी आर्टिकल 15 क्लोज 6 एंड 16 क्लोज 6 जोड़ा गया। ओके, और क्या दिया, शैक्षणिक व सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में क्या दिया गया, 10%, कितना, 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया, 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया। जब इंदिरा साहनी बाद में ईबीएस को क्या माना, इसको जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था उसको क्या दिया, रद्द कर दिया। लेकिन इसी मुद्दे को लेके वापस सुप्रीम कोर्ट गया, वो वाद है जनहित याचिका वाद 2022। कौन सा वाद था, जनहित याचिका वाद, जनहित याचिकावाद, ये था 2022 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्थिक आधार पर जो 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया था उसे क्या बना, संवैधानिक, और बोला कि यह मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता। ओके, ईडब्ल्यूएस को 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया, उसे सही माना, उसे सही माना।
अभी तक ये लड़ाई चल रही है, अभी तक और भी काफी सारे फैसले आएंगे, ठीक है ना। तो ये आरक्षण का मुद्दा चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं क्या आरक्षण सही है या गलत। आप मुझे बताओ कमेंट में क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आएगा ना मेंस में अगर लिखोगे तो। ये तो सारी जानकारी हो गई कि अगर पृष्ठभूमि बनाने के लिए है तो मैंने पूरा एक ढांचा व्यवस्थित कर दिया। क्या ये आरक्षण सही है या गलत। तो देखो इसके पक्ष और विपक्ष की बात करें अपन आरक्षण की, तो देखो आरक्षण के पक्ष और विपक्ष की बात करें तो देखो आप क्या लिख सकते हो। मैं छोटे छोटे पॉइंट तो बता देता हूँ आपको जिससे आप मेंस में भी बेहतर आंसर लिख सके। ओके, अब देखो पक्ष में क्या तर्क होता है इसका, तो वो देखो पक्ष की बात करें अपन, एक तरफ बात करें अपन विपक्ष की। ओके, पक्ष और विपक्ष की। अब देखो पक्ष में एक सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो इतिहास में जो भी भेदभाव हुआ है उसका क्या है, ये निरूपण है। यानी ये क्या है, मतलब इतिहास में जो कुछ भी पहले इस वर्ग के साथ अन्याय हुआ है उसको ये क्या दिलाता है, न्याय दिलाता है। ओके, क्या दिलाता है, न्याय दिलाता है। पहली बात तो ये क्या हुई है, ऐतिहासिक न्याय का निरूपण है ये, ऐतिहासिक न्याय का निरूपण। ओके, इसमें जो मैंने बताया वो आप और एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं। दूसरी बात क्या हो जाएगी इसमें, अब देखो प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, ठीक है ना। जो पिछड़ा रह गया है उससे भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है, सभी को भागीदारी होनी चाहिए। ओके, समझ में आया क्या होगा, तो प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। उन वर्गों को प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही होता है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही होता है, अर्थ ही होता है सबकी भागीदारी, सबकी भागीदारी। ओके, अगर मैं लाना चाहूँ तो, अगर लिखना चाहूँ तो और बहुत सही लाइन लिख सकता हूँ, इसी बात पे पूरा एक बोर्ड भर सकते हो। लेकिन अपन को मैथ्स में कितना ना बहुत ज्यादा को बहुत कम करके लिखना है। ओके, और तीसरी बात पक्ष में वो चले तो क्या हो जाएगा, आरक्षण क्या करता है, समानता नहीं लाता है। आरक्षण समानता नहीं बल्कि समान अवसर प्रदान करता है, समान अवसर प्रदान करता है। देखो अगर इसको समझे अपन, देखो एक लड़का है उसके पास सब कुछ है, एक स्मार्ट फोन है, वो क्लास ले सकता है, वो कोचिंग में जा सकता है, और जो उसे चाहिए वो सारे उसे संसाधन मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ एक लड़का है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, मतलब उसके माँ बाप ने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है ना। वो शुरुआत में वो पढ़ना शुरू किया है, वो हिंदी माध्यम से पढ़ा है, उसके पास ना कोई संसाधन है, किताबें भी नहीं है, और ना ही वो किसी कोचिंग में जाने के सक्षम है, ना किसी कोचिंग में जाने में वो सक्षम है। तो क्या होगा, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना। तो बस आरक्षण वही काम करता है। आरक्षण क्या करता है, उन दोनों को समान अवसर दे रहा है। इसलिए ये सरकार काफी सारी क्या लेके है, नीतियां लेके आती है, योजना लेके आती है कि उन जो वंचित वर्ग है उन्हें समान अवसर दिए जाए। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप उठा के आप भगा रहे हो, कि नहीं उसको मौका, क्योंकि उससे काफी टाइम पहले मौका मिला ही नहीं था कभी, तो सरकार को उसे मौका देना चाहती है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। चलो अब देखो इसी पक्ष में अपन चौथे पक्ष की बात करें तो आरक्षण समावेशी विकास के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यानी कि सभी को शामिल करना, उसके लिए आरक्षण क्या है, जरूरी है। यानी कि समावेशी विकास के लिए आरक्षण जरूरी है। विकास के लिए जरूरी। अब आती है विपक्ष की बात, ठीक है ना। आप हमको सिर्फ पक्ष में बात नहीं करनी होती, विपक्ष में भी बात करनी होती है कि क्या ये सही है या क्या गलत है। तो देखो
आरक्षण पूरी तरह से सही तो नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, देखो विपक्ष की बात करें तो देखो सबसे पहले की योग्यता से छेड़छाड़ की जाए। ठीक है ना, एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो जनरल का है, जो 98% लेके आया। ठीक है ना, वहीं दूसरा लड़का है 48% जो कि एससी का है, जो 48 नंबर लाके क्या करता है, वो एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या भेदभाव नहीं है क्या? तो यही है योग्यता से छेड़छाड़, यानी कि विपक्ष में जो तर्क देते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, इससे जो भी आप सरकारी नौकरी में आप प्रदान करते हैं उससे मेरिट के आधार पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्यता से छेड़छाड़, और किस आधार पर होना चाहिए? हाँ, नौकरी का आधार क्या होना चाहिए? मेरिट होना चाहिए। नौकरी का आधार क्या होना चाहिए? मेरिट होना चाहिए, कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। लेकिन क्या इससे लाभ मिलेगा, समान अवसर मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे ना। ठीक है ना, तो इसका वापस अब तर्क कौन सा दे सकते हो आप? तो ये आरक्षण यानी कि समानता नहीं बल्कि समान अवसर प्रदान करना है, इसका तर्क ये है तीसरा वाला। ओके, दूसरी हम बात करें विपक्ष की, तो कौन सा है? देखो आरक्षण से क्या हो रहा है, जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। आजकल के जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं, तो एक आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैम क्या बोले अपने इलेक्शन के लिए, ठीक है ना, राजनीति के लिए आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे जातिवाद को, इससे क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। जातिवाद को बढ़ावा, ठीक है ना। अब देखो जातिवाद को बढ़ावा क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो भी पार्टीज है वो क्या चाहती है, अपनी सीटों मतलब कि अपने जो सीट है ना उसको छोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है ना, मतलब जिससे क्या करिए, जातिवाद को राजनीति में लेके आ रही है। ठीक है, जिसका जातिवाद का राजनीतिकरण कर दिया है। ठीक है ना, जिससे क्या हो रहा है, आरक्षण क्या हो रहा है, एक मुद्दा बन गया है राजनीति का। जिससे क्या हो रहा है, जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ये लोकतंत्र के लिए क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं अपन, तीसरी बात करेंगे अपन। तो क्या है, और विपक्ष कहता है कि क्रिमिनल के अवधारणा को एससी व एसटी के लिए भी लेके आना चाहिए। क्रिमिनल के अवधारणा को बढ़ाना चाहिए। कि अवधारणा लानी चाहिए सबके लिए। ओके, ये बात सही है, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे लोग भी जो जनरल में जो क्या है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने से क्या होता है, वो सामाजिक व शैक्षिक रूप से क्या होता है, पिछड़ापन आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ये बात सही है उनकी। अब देखो चौथी बात क्या है, आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। ये बात मैंने आपको जातिवाद के संदर्भ में बता ही दिया था। ओके, इसी के साथ अपने आरक्षण का डिटेल से क्लास ले ली है। हालांकि क्लास काफी ज्यादा लंबी हो गई थी, 3 क्लासें हुई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आपका जो भी एग्जाम दोगे उसके लिए टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो गलत नहीं करोगे। ओके, धन्यवाद।